स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणिसा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 9 या फिर यूनिट 9 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक एक जो ब्लॉक है इसको हम फिनिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक के तत्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, या फिर इसका ऑब्लिक ऐसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है, ये संक्रमण तत्व इनको क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे भाई, आपको तो ये तो पता ही है कि उपकोष 4 हैं। उपकोष कितने हैं? 4 हैं, जिसमें आपका पहला है एस उपकोष, दूसरा है आपका पी उपकोष, तीसरा है आपका डी उपकोष और चौथा है आपका एफ उपकोष। जिसमें से जो आपका एस उपकोष है, इसमें केवल और केवल एक कक्षक होता है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपका पी उपकोष होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक, 1 2 3। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6। और आपका जो डी ऑफ कोर्स होता है मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 5, 1 2 3 4, ये 5। अब 5 कक्षक हैं, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो आपका एफ कोष होता है, इसमें 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 7। तो 7 कक्षक होते हैं, तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो आपका होता है 14। तो सीधी सी बात, एस में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में आपके अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में आपके अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में आपके इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो मेरे भाई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें बोलते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो मेरे भाई, ये जो आपके 4 ब्लॉक पेरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में रखा गया है, ये इसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा, वो तत्व उस ब्लॉक का होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्लियर हुआ? डी ब्लॉक के तत्व। अब मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, आपकी जो पेरियोडिक टेबल देखें तो ये पेरियोडिक टेबल कुछ आपकी इस टाइप से बनी हुई है। पेरियोडिक टेबल जो है ना, कुछ आपकी इस टाइप से बनी हुई है। आप खुद देख सकते हो, आपके पास पेरियोडिक टेबल होगी। ये आपकी पेरियोडिक टेबल है, कुछ इस टाइप से बनी हुई है। यहाँ पर जो बीच में तत्व रखे हैं, ये जो आपके तत्व हैं, ये आपके 4 आवर्तों में रखे गए हैं। कितने आवर्तों में? ये 4 आवर्तों में यहाँ पर जो तत्व रखे गए हैं, ये आपका डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो आपका इधर से लेकर इधर तक का जो ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, यहां पर आपका एस ब्लॉक है, यहां पर आपका पी ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक आपका पी ब्लॉक है ना। पहला और जो दूसरा है वो आपका एस ब्लॉक है, और जो बीच में है वो है आपका डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के सबसे अंत में जो तत्व रखे गए हैं, नीचे आपकी टेबल में देखना। आज से आप पेरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, क्लास लोगे, तो आप पेरियोडिक टेबल सामने रख के बैठोगे। ठीक है, तो ये जो तत्व है वो है डी ब्लॉक के तत्व। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो एस ब्लॉक और आपका ये यहाँ पर पी ब्लॉक है, इन दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
जो डी ब्लॉक के तत्व है, ये जो S है और यहाँ पर जो P है, इन दोनों के समान ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आपने मेरे भाई एक बात सुना होगा कि एक दूसरे से फैलने वाला, एक दूसरे के संपर्क से फैलने वाला जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं संक्रमण रोग। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग, जो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। तो आपका जो डी है किसके संपर्क से फैला? एस और पी के संपर्क से फैला। डी जो है एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जो तत्व है इन्हें हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एस और पी के तत्वों, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। समझ गए इतना? तो इतना आपको सब कॉपी में लिखना है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यह तत्व एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इतना समझ गए? अब एक बात और समझो, ये मेरे भाई जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या फिर हम ऐसा कहें, ऐसा देखो, पहले तो आप लिख लो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या यहां पर या लिख दे रहा हूं, या आपका इसको बोल सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो डी ब्लॉक के तत्व है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे डियर स्टूडेंट, वो होता है n-1 डी 1 से 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। तो किसी में 1 होगा, किसी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1 से 10 तक हो सकते हैं, है ना। और आपका आगे होता है NS 1 से 2। डी एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो सकते हैं। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये n-1 डी 1 से 10 और NS 1 से 2। अब ये सर n-1 क्यों आया? n-1 इसलिए आया मेरे डियर स्टूडेंट, देखो मैं आपको समझाता हूं, ये अगर चीजें समझ गए हो तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों आता है? देखो, ये है आपका कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है? 29। अभी यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये आता है ना। अब देखो, ये फुल भरा है, ये फुल भरा है, ये फुल, ये फुल, ये फुल और ये फुल। ठीक है, अब ये जो आपका है डी, इसमें 9 है। देखो, यदि मैं डी उपकोष को यहाँ पर बनाऊं, इस डी उपकोष को यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन को भरूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये इस टाइप से भरा है ना। अब ये देखो, ना तो ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा होता तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 10 होते। कितने इलेक्ट्रॉन होते? 10। और आधा भरा होता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5। पूरा भरा होता तो इसमें 10 होते, और आधा भरा होता तो इसमें कितने होते? 5 होते डी में, क्योंकि डी में अधिकतम 10 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो ना तो ये पूरा भरा, ना तो ये आधा भरा, मतलब ये कैसा है? मतलब ये है अपूर्ण। ये क्या है? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण, है ना। तो आबाहु महोदय, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, एक आबाहु का नियम, तो इन आबाहु महोदय ने कहा था कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी को देने से उसका फायदा होता है और हमारा नुकसान ना हो। क्या बोला मैंने? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी को देने से उस व्यक्ति को फायदा होता है और हमारा नुकसान ना हो, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को दे देना चाहिए। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात रखी थी कि जो आपका अर्धपूर्ण मतलब आधा भरा, या जो पूर्ण पूरित मतलब पूरा भरा, आधा भरा या पूर्ण पूरित पूरा भरा,
जो कक्षक होते हैं आधे भरे और पूरे भरे, जो कक्षक होते हैं वो आपके स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो अपूर्ण कक्षक होते हैं वो होते हैं अस्थाई। अस्थाई तो देखो अब यहाँ पर ये क्या है? अपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? अपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है? ये अर्धपूरित है और ये पूर्ण पूरित। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी, और ये क्या होता है? अस्थाई। तो अभी ये क्या है? अपूर्ण है, तो मतलब ये क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। ठीक है। अब यदि इस डी को ये पास वाला, ये जो पड़ोसी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इस व्यक्ति के पास 9 से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, है ना। और डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण पूरित। कैसा हो जाएगा? पूर्ण पूरित। और यदि ये व्यक्ति 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो इसके पास टोटल कितने हैं? 2 हैं। एस के पास अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस जो होता है 2 में फुल भर जाता है, और 2 का आधा करें तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो एस होता है वो आधा भरा होता है। ठीक है। अब यदि ये जो व्यक्ति है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो 2 में से कितने बचेंगे? 1। अब 1 बचेगा तो ये आधा भरा होगा। तो आधा भरा या अर्धपूर्ण भी कैसा होता है? स्थायी। तो इस व्यक्ति ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका फायदा हो गया और इसका नुकसान भी नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में पहले आपको क्या करना चाहिए? डी को भरना चाहिए और फिर एस को भरना चाहिए। मतलब नियम कहता है कि देखो ऐसे नहीं भरना चाहिए। आप कैसे भरना चाहिए? अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप 3D10 कर दो पहले। 3D10 मतलब डी को पहले भर दो और जो एस को पहले भरा था उसको आप भरो बाद में, मतलब 4s1। ऐसा करो आप। कैसा करो? ऐसा, इस टाइप का। मतलब डी पहले भराता है और एस बाद में, एस बाद में। मतलब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। मान लो n बराबर क्या है? 7 है। n बराबर कितना आ रहा है? टोटल 7 है ना। तो हमने क्या किया? 6वें नंबर पर किसको भरा? हमने डी को भरा। 6वें नंबर पर डी को भरा, मतलब टोटल कितना आ रहा था? 7। तो हमने 6वें नंबर पर डी को भरा। टोटल यदि 10 आता तो 1 पहले 9वें नंबर पे भरते। टोटल 20 आता तो 1 पहले 19वें नंबर पे भरते। इसी का मतलब यदि ये टोटल संख्या n होती, टोटल संख्या क्या होती? n होती, तो n से 1 पहले इसको भरते, n से 1 पहले इसको भरते। 1 पहले मतलब 1 n में से 1 माइनस करो, n में से क्या करो? 1 माइनस करो। इसलिए हमने n-1 पे d को भरा और n पे भरा किसको? s को। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, एक एक चीज को मैंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आइए अब डी ब्लॉक के तत्वों के या संक्रमण तत्वों की विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक पॉइंट से इन सभी पॉइंटों को लगभग मैं बताने वाला हूं। सुनिए आप। देखो, पहला आपका ये पॉइंट है कि जो सभी संक्रमण तत्व हैं वो धातु हैं। क्या है? धातु हैं। सभी संक्रमण तत्व धातु हैं। धातु है। क्लियर है? सभी संक्रमण तत्व धातु हैं। जितने भी संक्रमण तत्व हैं डी ब्लॉक के 40 तत्व हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 40 हैं और 40 के 40 धातु हैं। अब ये बताओ, जो धातु होती हैं वो ठोस होती हैं कि नहीं? बोलो। जो धातु है वो ठोस होती हैं, है ना। तो यह दूसरा पॉइंट ये है, सभी संक्रमण तत्व ठोस होते हैं, क्योंकि धातु कैसी होती हैं? ठोस। तो सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन आपका Hg मतलब जो पारा है, Hg मतलब पारा है, वो केवल द्रव है। वो केवल द्रव है। इसको छोड़कर सभी संक्रमण तत्व क्या है? ठोस होते हैं। सभी तंत्र कैसे तत्व होते हैं? ठोस होते हैं। तो ध्यान रखना, जो धातु होती हैं वो ठोस होते हैं। इसके बाद आपको ये पता है ये धातु है ना, और धातु होती हैं तो धातु क्या करते हैं? ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक। मतलब इसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। कैसा होता है? चालन। तो थर्ड हमारा पॉइंट है, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु से ही किया ना। अब ये धातु है ना, तो धातु से हमें पता है जब धातु आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है? मिश्र धातु। तो अगला पॉइंट इसका ये है, ये मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, ये धातु है ना, तो धातु आपको पता है चुंबक की ओर आकर्षित होती है। धातु को यदि चुंबक की ओर ले जाए तो चुंबक की ओर खींची चली जाती है, आती है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। आगे बढ़े। अब धातु है ना, तो आपको पता है धातु की चादर बना सकते हैं, धातु के तार बना सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब ये है कि इसकी चादर बना सकते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है? आघात वर्धनीय का मतलब यह है इनकी चादर बना सकते हैं, ठीक है। एवं तन्न होते हैं, तन्न मतलब इनके तार खींच सकते हैं, तन्न का मतलब इनके तार खींच सकते हैं, और आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? इनकी चादर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आघात वर्धनीय मतलब चादर बना सकते हैं, तन्न एवं तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो आघात वर्धनीय एवं कैसे होती हैं? तन्न होती हैं। समझ गए ना? तो आपने धातु से कितने पॉइंटों को कवर किया? 6। धातु है तो धातु ठोस होती हैं, धातु है तो धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातु है तो ये मिश्र धातु बनाती हैं, धातु है तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, धातु है तो आघात वर्धनीय एवं तन्न होती है। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट, ये देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सभी संक्रमण तत्व ठोस होते हैं ना। और आपको पता है ठोस के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। तो अगला जो 7वां पॉइंट है, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट है जितने भी संक्रमण तत्व हैं, जितने भी जो आपके 40 संक्रमण तत्व हैं, ये 40 के 40 संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कोई की ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 ही होगी हमेशा, नहीं। कोई की 2 है तो 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है ना। जैसे आयरन को ही देख लो, Fe को ही देख लो। देखो Fe की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, एक 2+ और एक Fe की होती है 3+। कॉपर की देखो एक 1+ होती है और कॉपर की एक 2+ होती है ना। इस टाइप से ये जो तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इनकी परिवर्तित होती रहती है। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था मतलब संयोजकता ही होती है, तो यह परिवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील। मेरे भाई हमने डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। तो हमने ज्यादातर देखा होगा Fe को देखा होगा, कॉपर को देखा होगा, जिंक को देखा होगा, और ज्यादा ही देखा होगा तो Ag को देखा होगा और Hg को देखा होगा। इन 5 तत्वों को हमने यौगिक बनाते हुए देखा। बाकी और तत्व कहाँ हैं? और तत्व क्या है? और तत्व क्या क्रिया नहीं करते? जी हाँ, क्रिया नहीं करते, क्योंकि ये जो तत्व हैं कम क्रियाशील होते हैं। केवल एक तत्व ज्यादातर आपको देखे होंगे, यही तत्व आपको ज्यादातर मिलते होंगे, बाकी और तत्व मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता का गुण है, क्रिया करने का गुण है, वो कम होता है। समझ गए ना? चलो अगला पॉइंट, यह संकुल बनाते हैं। अब ये संकुल क्या है? संकुल जैसे आपको मेरे भाई, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर NaCl, क्या लिख दिया? NaCl। अब ये NaCl क्या है? NaCl एक यौगिक है। NaCl क्या है? यौगिक है। तो जो संकुल है, ये संकुल भी एक यौगिक होता है। संकुल है वो भी एक यौगिक होता है, बट संकुल ऐसा यौगिक होता है जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता। जो NaCl है ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा Na+ में और Cl- में, ये विभाजित हो जाएगा। बट संकुल एक ऐसा यौगिक होता है जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता। संकुल की आप बिल्कुल टेंशन मत लें। हर एक प्रकार से, हर एक छोटी चीज संकुल से संबंधित हम समझेंगे अगली यूनिट में। ज्यादा से ज्यादा ये 3-4 दिन चलेगी, यूनिट खत्म हो जाएगी। अगली यूनिट में ये चीज हम समझेंगे। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, तो इतना आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल इसकी विशेषताएं हो गई हैं, एक एक चीज को हमने समझा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्वों की ये टोटल विशेषताएं हो गई हैं। ओके चलो मेरे डियर स्टूडेंट, जो संक्रमण तत्व हैं, इन संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपकी पहली श्रेणी है प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी आपको, ये जो आपको पता है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखी गई है ना, ये श्रेणी डी और एफ ब्लॉक के बीच में रखी गई है ना। देखो ये आपकी जो पेरियोडिक टेबल है, मैंने आपको अभी बताया, अभी मैं पेरियोडिक टेबल में भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में भी बता रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से, एक सेकंड रुको, अभी मैं यहां से समझा दूं और फिर मैं पेरियोडिक टेबल में भी इसको आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो आपके यहां पर देखो, ये कितनी श्रेणियां आपको दिख रही हैं? 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मैं पेरियोडिक टेबल ओपन कर रहा हूं, उसमें समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आपकी पहली श्रेणी है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है,
या 3D श्रेणी है वो ये वाली है, ऊपर वाली, ठीक है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी ये वाली है, तृतीय संक्रमण श्रेणी ये वाली है और चौथी वाली है ये, है ना। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसको हम 3D श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? 3D। अब ये 3D क्यों बोलते हैं? 3D इसलिए बोलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस श्रेणी में जितने भी तत्व रखे हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। किस में जाता है? 3D में प्रवेश करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको 3D श्रेणी, है ना। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, इसे इसलिए बोलते हैं 4D क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी तत्व हैं उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है। ये 5D इसलिए क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में, ये 6D इसलिए क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 6D में, है ना। आइए अब इसको मैं टेबल में दिखा दे रहा हूं, पेरियोडिक टेबल में दिखा दे रहा हूं। ओके, चलो, ये पेरियोडिक टेबल है। इस पेरियोडिक टेबल में मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपके संक्रमण तत्व है वो कहां रखे गए हैं, ठीक है। आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपके पहले जो 2 वर्ग हैं ये S ब्लॉक है। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका ये P ब्लॉक है। क्या है? P ब्लॉक। अब S और ये P के बीच में आपको ये दिख रहा है 3 वर्ग, 3 से लेकर वर्ग जो 12 के तत्व हैं ये आपके हैं D ब्लॉक के तत्व। कौन से तत्व? D ब्लॉक एलिमेंट या D ब्लॉक के तत्व, समझ गए ना। चलो देखो, ये D ब्लॉक के तत्व में अगर देखें तो एक आपकी ये श्रेणी बनती है जो आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी होगी, दूसरी श्रेणी आपकी ये है जो आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी होगी, तीसरी श्रेणी आपकी ये है जो आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी होगी और चौथी श्रेणी आपकी ये है जो आपकी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी होगी। समझ में आपको आया? ये जो 4 श्रेणी हैं ये है आपकी संक्रमण श्रेणी, मतलब जो संक्रमण तत्व हैं D ब्लॉक के तत्व हैं इनको 4 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जिसमें से 1 मिनट कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है ओके, ये है ना। तो ये आपकी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी ये वाली जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं 3D, है ना। ये आपको जो दिख रही है ये वाली श्रेणी इसको हम बोलते हैं 4D, है ना। ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं 5D और ये वाली श्रेणी है इसको हम बोलते हैं 6D, है ना। 3D 4D 5D 6D क्यों बोला जाता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा तो 3D, 4D में जाएगा तो 4D, 5D में जाएगा तो 5D और 6D में जाएगा तो 6D, इस टाइप से है। अब एक बात और समझो, ये जो 3D श्रेणी है ये कहाँ से प्रारंभ है? स्कैंडियम, ये आपका SC स्कैंडियम से प्रारंभ है और कहाँ तक है? जिंक। तो ये जिंक पर लेकर समाप्त है। स्कैंडियम से प्रारंभ होती है और जिंक पर समाप्त होती है। अब इसमें तत्व काउंट कर लो कितने हैं। स्कैंडियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व रखे हैं। इस टाइप से जो प्रत्येक श्रेणी है, प्रत्येक श्रेणी में आपकी जो 4 श्रेणी है, चारों श्रेणियों में 10-10 तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो टोटल कितने तत्व हैं D ब्लॉक के? 40, है ना। तो पहली श्रेणी स्कैंडियम से स्टार्ट है और जिंक पर खत्म है, इसमें कितने तत्व हैं? 10 तत्व हैं, ठीक है। दूसरी है आपकी बाय, इट्रियम से स्टार्ट है और कैडमियम CD पर खत्म है, ठीक है। और अगली जो आपकी थर्ड श्रेणी है, यहाँ पर ये तत्व नहीं लिखा है बट यहाँ पर तत्व है La, लेंथिनम से स्टार्ट है और आपका जो पारा Hg मरकरी इस पर खत्म है, ठीक है। अगली जो श्रेणी है यहाँ पर भी नहीं लिखा है, AC एक्टिनियम से स्टार्ट है और आपकी कॉपरनिकम Cn यहाँ पर जाकर समाप्त है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक सीरीज का, एक एक श्रेणी का हम फुल वर्णन समझ लें। मेरे स्टूडेंट, लिखने के हिसाब से आप सभी को एक एक श्रेणी के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ। ये चारों श्रेणी हैं जिसमें से ये आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है, आपको कॉपी में लिखने के हिसाब से, है ना। इस श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है, मैंने आपको बता दिया है। जो स्कैंडियम SC से प्रारंभ होकर Zn जिंक पर समाप्त होते हैं। इसमें 1 से जो 10, इसमें 10 तत्व रखे हैं, तो 1 से जो 10 तक के तत्व हैं वो आपके 3D में प्रवेश करते हैं। किसमें? 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी भी कहते हैं। ये लिखा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इन्हें 3D श्रेणी कहते हैं। इनका जो सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D 1 से 10 और 4s आपका 0 से 2 या फिर आप 1 से 2 कर लेना, 1 से 2, है ना। जैसे हमने देखा था ना D का n-1 D 1 से 10 और आपका
NS 1 से 2 ये था ना, तो ये 3D का है तो 3D 1 से 10 और 4S 1 से 2 होता है। इस श्रेणी के तत्व निम्न है। इस श्रेणी के तत्वों को भी यहाँ पर बता दिया है मैंने, है ना, ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से एडजस्ट कर सकें, है ना। तो पहला तत्व आपका Sc, जो आपका पहला तत्व जो है ना आपका Sc है, परमाणु क्रमांक 21, नाम है स्कैंडियम। दूसरा टाइटेनियम, है ना। तीसरा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आप अपनी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हर प्रकार से इसको आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, साइंस टीचर वनीता कृपलानी मांगे फ्री को निकेल, क्यों जान दिलाती हो। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इन ट्रिक से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से आपको जो आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इस द्वितीय संक्रमण श्रेणी को करना सेम, बिल्कुल सेम, है ना। इस श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है। जो इट्रियम बाय जो है ना, इट्रियम से प्रारंभ होकर कैडमियम, ये लिखा है आपका CD, है ना, पर समाप्त होते हैं। इनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जो आपके 4D में जाते हैं। किस में जाते हैं? 4D श्रेणी में, इसलिए हम इसको 4D श्रेणी कहते हैं। इसका जो सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या हो जाएगा? 4D 1 से 10, और आपका 4 के बाद कौन आएगा? 5S 1 से 2 या 0 से 2 होता है, ठीक है। ये तत्व निम्न है। इन तत्वों को भी बता दिया मैंने, ये आपके तत्व हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। एक एक सब परमाणु क्रमांक सहित मैंने इन चीज़ों को बता दिया, समझा दिया है। ये सब सिर्फ मैं आपको कॉपी में लिखने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप से ये आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी है ना। ये आप देख लो, है ना। बिल्कुल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये इसके तत्व हैं, ये आपके तत्व हैं। इन तत्वों को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है ताकि आपको कोई लिखने में, नोट्स बनाने में, समझने में हर प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप से मैंने सबको, ये आपकी क्या है? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में लिख लें। ये आपके कुछ तत्व ये हैं, ठीक है, और कुछ तत्व आपके ये हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंप्लीट अपने नोट्स भी कर सकते हो। समझ भी लिया, नोट्स भी कंप्लीट हो गए, सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। चलो तो मेरे भाई इतना ही आज की वीडियो में रखेंगे। अगली वीडियो हमारी, ये तो मैंने सिर्फ लिखने के हिसाब से बताया है, थ्योरी आप ताकि थ्योरी भी कवर कर पाओ, इसलिए मैंने हर प्रकार से इसको समझा दिया है। चलो फिर अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।